नक्सली सहयोगी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 5 किलो कुकर आईईडी भी बरामद किया गया है। रायनार और इंडिया गेट के बीच आईईडी लगाने की प्लानिंग थी। मंगलू पोडियाम नक्सली संगठन में सक्रिय है, तो एसपी प्रभात ने इसकी पुष्टि की है। 2 नक्सली सहयोगी गिरफ्तार हुए हैं। नारायणपुर में ये कार्रवाई की गई है। 5 किलो कुकर आईईडी भी बरामद कर लिया गया है। रायनार और इंडिया गेट के बीच आईईडी लगाने की प्लानिंग की गई थी। मंगलू पोडियाम नक्सली संगठन में सक्रिय है। एसपी प्रभात झा ने इस पूरी घटना की पुष्टि की है, तो 5 किलो कुकर आईईडी भी बरामद किया गया है। 2 नक्सली सहयोगी गिरफ्तार सुरक्षा बलों ने किए हैं। और संवाददाता नावेंद्र नागवंशी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नावेंद्र, 2 नक्सली सहयोगी गिरफ्तार हुए और क्या कुछ खुलासे सुरक्षा बलों और पुलिस की तरफ से किए गए? देखिए ऋतु, बताना चाहूंगा पूरा मामला नारायणपुर जिला ओरछा थाना क्षेत्र का मामला था, जहां नक्सली सहयोगी गिरफ्तार हो गए, जहां नक्सली ने कुकर बम आईडी लगाने के फिराक में थे। जहां नारायणपुर और ओरछा के बीच में एक रायनार के साथ में एक इंडिया गेट है, जहां से बुजमाड़ की विस्तार होती है। उस जगह से नक्सली वहां पे आईडी बम प्लान लगाने के प्लान में थे, फिराक में थे। उस जगह पर लगातार आईटीबीपी के जवानों की सर्चिंग के दौरान धरपकड़ कर उनसे पूछताछ किया गया था, तो उनके पास आईडी मिला, तो उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जेल आगे की कार्रवाई किया जा रहा है। जी बिल्कुल, कार्रवाई जारी। फिलहाल शुक्रिया आपका नावेंद्र जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली खबर भी नारायणपुर से है। अब आपको एक अच्छी खबर दिखाते हैं। नारायणपुर के अबूझमाड़ के जिस कुतुल को एक समय नक्सलियों की अघोषित राजधानी कहा जाता था, वहां पर अब बदलाव की बयार चल रही है। पहली बार यहां पर सैकड़ों ग्रामीणों ने बिना किसी डर के सामूहिक रूप से मेला बनाया और ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर रात भर पारंपरिक नृत्य भी किया और देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया। एक दौर था जब कुतुल में न कोई मेले की सोच सकता था, न ही सामूहिक नृत्य की आवाज गूंजती थी। लेकिन अब इस आयोजन ने यह साबित कर दिया कि अब कुतुल डर की जंजीरों को तोड़कर उत्सव की राह पर बढ़ चुका है। और चलिए अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की। तो मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। मंडला में आदि उत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। मंडला में आदि उत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। रायपुर से ग्राम चौगान रामनगर के लिए रवाना होंगे। कार्यक्रम के बाद दोपहर में ही रायपुर लौटेंगे। लेकिन आज देखिए एमपी के दौरे पर रहेंगे। मध्य प्रदेश के मंडला में आदि उत्सव कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय शिरकत करेंगे। और सीधे रुक करेंगे रायपुर से। संवाददाता सौरभ तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। सौरभ, आज मध्य प्रदेश के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय पहुंचने वाले हैं, विस्तार से बताइएगा आज और क्या कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल ऋतु, आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मध्य प्रदेश के दौरे में रहेंगे, जहां रायपुर से 11:30 बजे वो निकलेंगे और रामनगर फोर्ट पहुंचेंगे लगभग 12:30 बजे के आसपास। और उसके बाद पूरे 2.5 घंटे वो आदि उत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसका शुभारंभ करेंगे, जहां पर सांस्कृतिक आयोजन होंगे और जनजातीय संस्कृति को जानने का मौका मिलेगा। उसके बाद दोपहर में वहां से निकलकर 3:30 बजे तक वो रायपुर पहुंचेंगे और इसके बाद फिर वो रायपुर में ही रहेंगे। जी ऋतु, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद रायपुर में ही कार्यक्रम होंगे। फिलहाल शुक्रिया सौरभ आपका जानकारी के लिए। और इधर रायगढ़ जिले के जिंदल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया। हॉस्टल में खाना खाने के बाद 12 छात्राओं की तबीयत खराब हो गई, जहां एक बच्ची का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमनार में इलाज जारी है। बाकी बच्चों को जिंदल के अस्पताल में भर्ती कराया गया। गर्ल्स हॉस्टल के मेस के खाने में कीड़े निकल रहे हैं। खाने में कीड़े निकलने का फोटो भी वायरल हो रहा है। तो देखिए 12 छात्राएं बीमार हुई हैं। फोन लाइन पर संवाददाता अश्विनी मालाकार जुड़ गए हैं। अश्विनी, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से फूड पॉइजनिंग का ये मामला सामने आया, फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई इसमें की गई है और जांच किस तरह से चल रही है? देखिए ऋतु, बता दें पूरा मामला कल का है, जिसमें खाने में लगातार कीड़े निकलने के मामले सामने आ रहे थे, जिसके बाद 2 दर्जन से अधिक, पहले तो 12 बच्चे हैं वो फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए थे, बाद में करीबन 2 दर्जन से अधिक बच्चे हैं वो शिकार हो गए, जिनका इलाज जिंदल के ही जो अस्पताल है वहाँ किया गया। जिसके बाद खाद्य सुरक्षा के अधिकारी हैं वो विश्वविद्यालय पहुंचे हुए थे और उसकी जांच की गई है। फिलहाल जो बच्चे हैं उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। सबकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। फिलहाल जो जांच रिपोर्ट है वो अब तक सामने नहीं आई है। प्रशासन की टीम है वो जांच कर रही है और विश्वविद्यालय कुलपति का कहना है कि जो मेस में लगातार कीड़े निकलने की बात बच्चे शिकायत कर रहे थे, जिसके बाद जो मेस के संचालक है उसे हटा दिया गया है। फिलहाल जो कार्रवाई है फूड और खाद्य विभाग के अधिकारी वो कर रहे हैं। बिल्कुल, और देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी और आगे इस तरह के मामले सामने ना आए इसके लिए क्या एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल शुक्रिया अश्विनी आपका जानकारी के लिए।
और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। नीट 2025 की आज परीक्षा होनी है, जिसके लिए राजधानी रायपुर में 27 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। सिर्फ सरकारी संस्थाओं में ही एग्जाम हो रहा है। जिले के 9300 कैंडिडेट्स परीक्षा में शामिल होंगे। दोपहर के 2 बजे से शाम के 5 बजे तक परीक्षा होगी। तो नीट 2025 की आज परीक्षा होनी है। रायपुर में 27 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। सिर्फ सरकारी संस्थाओं में ही एग्जाम हो रहा है। जिले के 9300 कैंडिडेट्स परीक्षा में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक परीक्षा होगी। इधर बिलासपुर से शुरू होगा कांग्रेस का अभियान। 8 मई से संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत होगी। एआईसीसी के निर्देश पर पूरे देश में अभियान चल रहा है। पूर्व मंत्री उमेश पटेल रैली के संयोजक बनाए गए हैं। बैठक में कई वरिष्ठ नेता और विधायक भी शामिल रहे। तो बिलासपुर में कांग्रेस का अभियान बिलासपुर से शुरू होगा। 8 मई से संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत कांग्रेस करेगी। एआईसीसी के निर्देश पर पूरे देश भर में अभियान चल रहा है। पूर्व मंत्री उमेश पटेल रैली के संयोजक बनाए गए हैं। बैठक में कई वरिष्ठ नेता और विधायक मौजूद रहे, जिसमें इस अभियान को लेकर रणनीति बनाई गई है। और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास में स्वास्थ्य विभाग की बैठक हुई, जहां स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को एनीमिया, मैटरनल प्रोग्राम और लेप्रोसी जैसी बीमारियों पर प्राथमिकता से काम करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनों के इलाज में कोई कमी नहीं आएगी और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के खाली पदों को शीघ्र ही पीएससी और व्यापम द्वारा भरा जाएगा। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राज्य सरकार के गठन के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में की गई उपलब्धियों की जानकारी देते हुए भविष्य की योजनाओं को भी मुख्यमंत्री के सामने रखा। और अब खबर है राजधानी रायपुर से, जहां नक्सलियों की शांति वार्ता को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नक्सली शांति वार्ता चाहते हैं तो सरकार को संवाद करना चाहिए। दीपक बैज ने सरकार पर बस्तर फोर्स को मशीन की तरह उपयोग करने का आरोप लगाया। नक्सलियों की चिट्ठी को लेकर बैज ने संदेह जताया और कहा कि नक्सल ऑपरेशन ठीक है, लेकिन क्या जवानों से उनकी परिस्थिति पूछी गई? बस्तर में आदिवासी ही नक्सल मोर्चे पर लड़ाई लड़ते हैं, बाकी नेता मंत्रियों से सेटिंग कर मैदानी क्षेत्र में मलाई खाते हैं। बस्तर के जवान मलेरिया, डायरिया, लू जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं। क्या सरकार उन्हें नक्सल लड़ाई के लिए अतिरिक्त भत्ता देती है? अगर नक्सली चाहते हैं कि पहला चीज नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है, लेकिन कभी जवानों को पूछा है इन्होंने कि जवानों की क्या हालत है? जवानों को छुट्टी मिला है, नहीं मिला है? मतलब वहाँ के फोर्स को सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए एकदम मतलब पूरी तरह से मशीन की तरह उपयोग कर रही है। और जो इस क्षेत्र में, जो मैदानी क्षेत्र में हो, तो मलाई खा रहे। और खबर अब सूरजपुर से, जहां महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने एससीसीएल भटगांव क्षेत्र के ओपन खुदान महामाया परियोजना के अधिग्रहित भूस्वामियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रथम चरण में 86 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। बता दें 5 गांव के 668 लोगों को रोजगार मिलेगा, जहां जरही नगर पंचायत के 214 लोग शामिल हैं। इस मौके पर मंत्री के साथ राम सेवक पैकरा और जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्रमणि पैकरा भी मौजूद रहे। और अब खबर है जगदलपुर से, जहां मृतक के शव दफनाने के लिए ईसाई समुदाय को लोगों ने मुख्य मार्ग को जाम किया और मृतक के शव दफनाने के लिए कब्रिस्तान की मांग की। ये बकावन थाना क्षेत्र का मामला है, जहां सूचना के बाद पुलिस पहुंची और नाराज विशेष समुदाय के लोगों को समझाने की कोशिश की गई। बता दें इसके पहले भी कई जगहों से इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, जहां स्थानीय लोगों ने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए गाँव में शव दफनाने से इनकार कर दिया। और खबर अब पेंड्रा से है, जहां गौरेला में नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने का मामला सामने आया। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार करने की मांग गौरेला पुलिस ने की है। नाबालिग के परिजनों ने मामले में संभावित आरोपियों के नामजद शिकायत दर्ज की। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी जल्द ही गिरफ्तार होंगे। 10वीं क्लास की छात्रा 27 अप्रैल को आधी रात से अचानक घर से लापता हो गई है। मामले में थाना गौरेला में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई, लेकिन नाबालिग का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। बता दें आपको, परिजन अपनी बच्ची की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। परिजनों ने पुलिस से नाबालिग के वापस लौटने और आरोपियों की गिरफ्तारी की गुहार लगाई है।
क्षेत्र का मामला है, जिसमें एक नाबालिग युवती जो अभी स्कूल में पढ़ाई करती हैं, वो उसको बहला फुसला करके वहीं पर के एक युवक ले गए हैं और उसमें एक दो और लोग हैं जिन्होंने ले जाते हुए सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहे हैं। इस पर हम लोगों ने 137(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और हम इसमें लड़की की बरामदगी के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोग टीम भी भेज रहे हैं बाहर में। इधर छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से 30 अप्रैल की रात एक सनसनीखेज खबर सामने आई, जहां एक नई नवेली दुल्हन पर चाकू से हमला कर आरोपी युवक फरार हो गया। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। शादी के बाद जब दुल्हन अपने ससुराल पहुंची थी, तभी रात करीब 1 बजे आरोपी नूतन सेदार बिना बताए कमरे में घुसा और सोती दुल्हन के दोनों हाथों पर चाकू से वार कर दिया। दुल्हन के चिल्लाने पर आरोपी युवक ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी और फिर फरार हो गया। मामले में एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि उन्होंने तत्काल एक विशेष टीम गठित की और टेक्निकल सहायता और मुखबिरी के जरिए आरोपी को रायगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में नूतन सेदार ने कहा कि वो दुल्हन से एक तरफा प्यार करता था और उसकी शादी दूसरी जगह होने से गुस्से में आकर उसने ये हमला किया। छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र लंबे समय से गांजा तस्करी के लिए एक प्रमुख मार्ग बना हुआ है। ओडिशा से निकलकर यह अवैध माल छत्तीसगढ़ होते हुए दूसरे राज्यों तक पहुंचता है। तस्कर लगातार अलग अलग हथकंडे अपनाकर गांजे की आपूर्ति को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, कभी जंगल के रास्तों से तो कभी वाहनों में छिपाकर और यहाँ तक कि ट्रेनों के माध्यम से भी गांजा तस्करी की जाती है। हालांकि बस्तर पुलिस की सतर्कता और लगातार हो रही कार्रवाई ने तस्करों के मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया। साल 2024 में पुलिस ने 70 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 130 तस्करों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। इस दौरान आरोपियों के कब्जे से 3070 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए आंकी गई है। 2025 की शुरुआत के 4 महीनों में 25 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 41 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस अवधि में 2.6 किलो चरस भी पुलिस ने जब्त की है, जिसकी बाजारू कीमत करीब 51 लाख रुपए बताई गई है। 1 जनवरी से अब तक में कुल 25 प्रकरण कायम किए गए हैं, जिसमें 41 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उनके कब्जे से 437 किलोग्राम गांजा और साथ ही साथ में चरस भी 2.60 kg बरामद किया गया है। जगदर पुलिस में पहली बार डोडा चूरा भी 41 किलोग्राम जब्त किया गया है और कुल इन 3 महीनों में लगभग 51 लाख के मादक पदार्थ पुलिस के द्वारा जब्त किए गए हैं। कच्चे मकान होने और हाथी प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से अटसरा ग्राम पंचायत के लोगों का जीवन संकट में है। लोगों में दहशत का माहौल है। हाथी के हमले से डरे और पक्के मकान की सुविधा से वंचित राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पंडो जनजाति के लोगों की समस्या को दिखाती हुई हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। कोरबा जिला मुख्यालय से 150 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत की समस्या जल्द ही खत्म करने की बात कही है। मेरा कोशिश है कि पूरा घर का आवास दिलवाऊंगा। अभी को मेरे जानकारी आया है कि 7 जन आवास यहाँ है। बाकी कितने घर बाकी हैं? बाकी अभी बचा है 30-35। गांव में हालात खराब हैं। गांव में एक घर को हाथी ने तोड़ दिया। इसके बाद से पूरा परिवार तंबू बनाकर रहने के लिए मजबूर है, जबकि आवास योजना में उनका नाम आ चुका है, लेकिन उसके आवास का पैसा क्यों नहीं आ रहा, उसका मकान क्यों नहीं बन पा रहा, ये सब समझ से परे है। इसके अलावा हाथी उनकी साल भर की मेहनत से तैयार फसल को भी नष्ट कर रहे हैं। पंडो जनजाति के लोगों का कहना है कि अब उन पर शासन प्रशासन ने ध्यान देना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से उनका ये हाल हो चुका है। कागजी कार्रवाई की जानकारी के अभाव से भी वो सरकार की योजनाओं से वंचित हैं। सर ये है कि इसमें देखा जाए कि जब हाथी आते हैं ना, तो हमारे बाल बच्चे लोग कभी तो छानी में चढ़ जाते हैं
और कभी लोग भगा देते हैं कि आप इधर जाओ, आधा उधर जाओ। जैसे कबड्डी खेलते थे, इधर उधर जाते हैं नहीं, उसी पर जिधर जिधर उसका माँ बाप जाते हैं उधर उधर ही बच्चे लोग भी जाते हैं। क्या करोगे, जब यहाँ ज्यादा आ जाते हैं तो बड़ी दुखदाई की स्थिति हो जाता है कहिए यहाँ। अरे बड़ा परेशान हो रहे हैं बाबू, उसीलिए से तो कहते हैं कि मतलब हमको घर पीछे एक एक इज्जत चाहिए। अरे जे घने 60-70 हाथी पैठ जाते हैं तो हमारी जिंदगी भी समझ जाता है कि कहाँ कति ढोर गड़े फड़ी बीन में जा के लुका जाते हैं। भाई बाल बच्चा लेके आओ, घर दूरा फोड़त है, कहे में 15-16 घर के फोड़ दही नहीं, अभी एक घर के अभी फोड़ दी से। डर में हम लोग तो हाथी की आवाज सुनते हैं कि पास में पहुंच गया है करके तो हम रात भर सोते भी नहीं है। बाल बच्चे लोग, बीवी लोग, तुम लोग सो, हम लोग इधर रहेंगे, देखेंगे, आएगा तो आपको वो करेंगे, उठाएंगे, ऐसे करके रात भर नहीं सोते हैं। इस गांव में हाथी छत्तीसगढ़ में तूफानी मौसम का कहर जारी है। गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है, लेकिन तेज आंधी तूफान से लोग परेशान हो रहे हैं। 6 तारीख तक आंधी तूफान की संभावना है। तापमान में 5 से 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो तूफानी मौसम का कहर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। गर्मी से भी लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन तेज आंधी तूफान से लोग परेशान हो रहे हैं। 6 तारीख तक प्रदेश में आंधी तूफान की संभावना और तापमान में 5 से 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो 5 से 6 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही देखिए, फिलहाल लोगों को गर्मी से प्रदेश में राहत मिली है। और संवाददाता सौरभ तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का, क्योंकि 5 से 6 डिग्री तक तापमान भी गिर सकता है। बिल्कुल ऋतु, पिछले लगभग 1 हफ्ते से देखा जा रहा है कि दोपहर तक गर्मी होती है, लेकिन शाम होते होते ही मौसम में अचानक परिवर्तन होता है। तेज आंधी और तूफान आ जाता है। इसमें भले ही गर्मी में गिरावट हुई हो, 5 से 6 डिग्री आज और तापमान कम रहने का अनुमान है, लेकिन शाम के समय जब आंधी तूफान होता है तो इससे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि तूफान इतने ज़्यादा हैं जिससे कई सारी समस्या हो रही है। लोगों के छत उड़ जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमने रायपुर में दिखाया है, कई तरह के दुर्घटना भी घटे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और मौसम विभाग ने बताया है कि अभी 2 से 3 दिन ऐसा ही मौसम और रहेगा। तापमान जरूर कम होगा, लेकिन आंधी और तूफान देखने को मिल सकता है। जी ऋतु, बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले समय में फिलहाल गर्मी से तो लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन आंधी तूफान की खबरें सामने आती रहेगी। फिलहाल शुक्रिया आपका सौरभ, जानकारी के लिए। और इधर अब खबर रायपुर से, जहां जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर में 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी की खबर सामने आई है। इसमें 24 कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। साथ ही 6 आरोपियों को बर्खास्त कर दिया गया। ये पूरा मामला 2023 में उजागर हुआ था, जब बैंक के एक कर्मचारी के अकाउंट में ज्यादा लेन देन देखा गया था। लेन देन की पूरी जांच करने पर पता चला कि सिलसिला सालों से चला आ रहा है। अब ऐसे में जांच गंभीरता से की गई, जिसमें कर्मचारी शामिल पाए गए। ये लगभग 2023 में ये सब हम बैंक की जो एक विजिलेंस सेल है, जो हम चेक करने गए तो इंस्पेक्शन में ये पाया गया कि ऐसे कुछ बैंक के कर्मचारियों ने बैंक के इंटरनल अकाउंट से पैसे को ट्रांसफर्स किया है। तो वो सारे प्रकरणों में और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और पूरे साक्ष्य और प्रमाणक का चेक करने के उपरांत ये निर्णय लिया गया उन पर कार्रवाई करने का, जिसमें लगभग जो है 6 कर्मचारी जो हैं टर्मिनेट किए गए हैं। 3 कर्मचारियों को हमने डिमोशन दिया है और बाकी जो कर्मचारी हैं जो जिस प्रकृति के पाए गए हैं उसके हमने वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी और वसूली के लिए हमने प्रकरण दायर करने के लिए कार्रवाई करवाई है। और अगली खबर भी रायपुर से, नेता प्रतिपक्ष ने राज्यपाल को पत्र लिखा। बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेंदुपत्ता संग्राहक में गबन पर सवाल किए गए। परिवारों को बोनस देने की मांग की है। वन विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई हो, ये मांग उठी है। तो नेता प्रतिपक्ष ने राज्यपाल को एक लेटर लिखा है और इस लेटर के जरिए बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेंदुपत्ता संग्राहक में गबन होने पर सवाल खड़े किए और परिवारों को बोनस देने की मांग की है। जो तेंदुपत्ता तोड़ने वाले गरीब लोग हैं, उनका अधिकारियों ने उनके पैसों का गबन कर दिया है, जो कि 8 करोड़ 21 लाख से भी ज़्यादा का मामला है। हमें तो चाहिए कि जो लघु वनोपज संघ है
वो उन पैसे को एकत्रित करे और उतना जो पैसा बेचारों का सरकार के नहीं बल्कि अधिकारियों ने गबन किया है उसको दिलाने के संबंध में कार्रवाई हो, ये मैंने मांग की है माननीय राज्यपाल महोदय से। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। खबर है अंबिकापुर से, जहां आंधी बारिश से कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। सरगुजा का दरिमा थाना भी अंधेरे में डूबा है। टॉर्च की रोशनी में काम कर रहे पुलिसकर्मी, तो बिजली विभाग व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। बता दें आज रात कई इलाके अंधेरे में डूबे रह सकते हैं, क्योंकि देखिए टॉर्च की रोशनी में पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं। आंधी बारिश का मौसम और ऐसे में कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। इधर गौरेला में नाबालिग के अपहरण का मामला सामने आया, जहां 10वीं क्लास की छात्रा को आरोपी बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। नाबालिग 27 अप्रैल की रात से लापता है। परिजनों से संबंधियों से काफी पूछताछ की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। अब मामले में थाना गौरेला में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है, लेकिन नाबालिग का अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया, जिससे परिजन अपनी बच्ची की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। परिजनों ने पुलिस से नाबालिग के वापस लौटने और आरोपियों की गिरफ्तारी की गुहार लगाई है। तो उसने रोज मेरे आगे पीछे गाड़ी में घूमते हुए उसने धमकाता था, बच्ची को चमकाता था, तो उसको कुछ खिलाकर उसको अपने बस में कर अपने हैंडओवर में उसको जो है 3 बजे रात सब कोई हम लोग थके मंदे सोए अपने घर में, तो उसको पीछे की दरवाजे से बुलाकर और उसको उठाकर इन लोगों ने 3 लोगों ने लेके गया। राजेश सोनकर हो गया और एक अनुज नगैज, ये उसके सहयोगी भाई उसको विजेश